हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई के लिए सेट नंबर 3। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 2 सेट को देख रखा होगा, जो कि आप काफ़ी अच्छा प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए और हो सके जो प्रश्न नहीं याद है आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि रिविजन्स के टाइम पर आपको ये फ़ायदा मिले। ठीक है, सबसे पहले तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे स्टडी नोट्स के साथ, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर में जा करके सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टडी ऑन सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाइए, उसके बाद जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन जो पुरा स्थल है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा। और राखीगढ़ी पड़ता कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर यह स्थित था। इसकी खोज की गई थी 1969 में। 1969 में किसके द्वारा? तो सूरज भान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद हमारा बढ़ता है सेकंड क्वेश्चन कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिलेगा? तो है आपका अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद। ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घड़ी अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का जो नाम था वो अली गुरसास था, अली गुरसास। एक प्रश्न और याद रखिएगा, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर कब आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में। ठीक है। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने? तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन मंदक के रूप में प्रयोग में किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी करते हैं, भारी पानी का भी करते हैं, और कैडमियम के छड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शंस में आपको कभी कभार एक मिलेगा, कभी दोनों मिलता है, कभी तीनों आ जाएगा। तो दोनों ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मंदक वे पदार्थ जिनका उपयोग तेज गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है उन्हें मंदक कहते हैं। ग्रेफाइट, कैडमियम की छड़ें तथा भारी पानी का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। राइट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और आज के इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम 349 रखते हैं। 349 लाइक्स हमें चाहिए और देखते हैं कितने लोग आज इस वीडियो को इतना लाइक तक ले जाते हैं। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? तो सभी को पता है चार्टर एक्ट 1833, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है? किस अनुच्छेद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 बिल्कुल सही है। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथवा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये बात कही जाती है 239 आर्टिकल के तहत। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए और वह 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि तीव्र सीसा विषाक्तान को किस नाम से जाना जाता है? तीव्र सीसा विषाक्तान को
किस नाम से जानते हैं? तो प्लम्बिज्म कहा जाता है। प्लम्बिज्म को हम लोग तीव्र सीसा विषाक्तान कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मानव एवं अन्य कशेरुकों के शरीर में सीसा यानी लेड के उच्च स्तर में होने वाली चिकित्सीय समस्याओं को सीसा विषाक्तान, लेड पॉइजनिंग कहते हैं। यह धातु विषाक्तान का एक प्रकार होता है। ठीक है, प्लम्बिज्म हमने देखा, लेड पॉइजनिंग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? अगला जो प्रश्न कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में शिव को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? शतपथ ब्राह्मण में शिव को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सहस्त्राक्ष। ठीक है, सहस्त्राक्ष कहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बृहत्काय माना जाता है और ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। स्त्रियों को यज्ञ का अधिकारिणी भी कहा गया है। इसमें स्त्रियों को यज्ञ का अधिकारिणी भी कहा गया। अब एक अगला जो प्रश्न है यहाँ पे है कि सिजगी क्या होता है? सिजगी क्या है? तो ध्यान रखना है कि सिजगी हम उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सिद्ध रेखा में स्थित होते हैं, तब उसे सिजगी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं, तो 22 भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है वो किसका परिणाम माना जाता है? तो ध्यान देखिए, वलन क्रिया जो कि पर्वत निर्माणकारी बल, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी करेक्ट आंसर है, पर्वत निर्माणकारी बल। यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं, क्या लिखा गया कि पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं। वलन चट्टानों में मौजूद मोड़, घुमाव और मोड़ का निर्माण करते हैं, तो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। नेक्स्ट वन है कि मथथुसियन जो सिद्धांत है, मथथुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मथथुसियन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो संसाधन की कमी से, ऑप्शन बी हो जाएगा संसाधन की कमी से। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत का मानना है कि पृथ्वी के संसाधन केवल सीमित जनसंख्या का समर्थन कर सकते हैं और सीमित संसाधन जनसंख्या को जांच में रखते हैं और आर्थिक विकास को कम करते हैं, इसलिए वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। चलिए, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो बक्सर की लड़ाई 1764, ठीक है, 1764 याद रखना, 22 से 23 अक्टूबर 1764। और इसमें शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला अवध के नवाब दोनों ने साथ दिया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन डी, समाजवादी व्यवस्था। किस पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन कह रहा है कि ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात, करेक्ट आंसर। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में एल्वियोली संबंधित है? एल्वियोली संबंधित है। मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है? तो श्वसन प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वसन प्रणाली से संबंधित है। सान पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? उम्मीद है कि आपने इसका राइट आंसर नीचे कमेंट किया होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको यही क्वेश्चन दिखा था कि सान पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, तो सही आंसर म्यांमार, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि जो सान पहाड़ी का रेंज है, क्षेत्र है, किन देशों में है, तो म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना, इसमें फैला हुआ है। और इसका सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा होता है? तो लोई लेंग, सर्वोच्च शिखर लोई लेंग करके एक है, वो इसका सर्वोच्च शिखर है सान पहाड़ी का। लेकिन इसका ज़्यादातर क्षेत्र म्यांमार के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखें। ऋग्वेद में किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया था? ब्रह्मावर्त कहा जाता है, क्या बनेगा? ऋग्वेद में किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है जो कि ऑप्शन ए, सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य का क्षेत्र। सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट वन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। तो ये जो एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा, 1878 में, ठीक है, 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ और इसे रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगला है कि राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर शब्द जो है निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था। ध्यान रखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि राइजोस्फीयर होता क्या है। तो एक पौधे की जड़ के आसपास की मिट्टी का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कहते हैं राइजोस्फीयर। और राइजोस्फीयर जो शब्द है इसको गढ़ा गया था हिल्डनर के द्वारा। हिल्डनर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1904 में इस शब्द को गढ़ा था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है, से संबंधित है। बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है इसका संबंध हो जाता है भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 1927 में इसको निकाला था। अप्रैल 1927 में मराठी जो कि पाक्षिक कह सकते हैं पत्रिका थी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को मैंने बहुत ही इजी वे में याद कराया हुआ है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, जो कि ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सभी के सभी अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा कर, सभी के सभी अप्रत्यक्ष कर के ही उदाहरण है। यहाँ पे देखेंगे अप्रत्यक्ष यानी ऐसा कर जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुँचती है। बिक्री कर, सर्विस टैक्स, उत्पाद, प्रोफेशनल टैक्स, लाभांश वितरण कर, मनोरंजन, संपत्ति कर, स्टाम्प ड्यूटी कर, सीमा कर, ये सभी के सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण माने जाते हैं। तो सीमा बिकी प्रोडक्ट करके हमने एक ट्रिक याद रखा था। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, संयोजी उत्तक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा संयोजी उत्तक नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि त्वचा एक उपकला झिल्ली है जिसे हम लोग त्वचीय झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। यह संयोजी उत्तक के शीर्ष पर स्थित एक स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला झिल्ली माना जाता है, उपकला झिल्ली है। त्वचा या फिर स्किन शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि शरीर के बाहरी जो त्वचा होती है उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अति शीतलन, सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है। सुपर कूलिंग किसी द्रव को हिमांक से नीचे, ठीक है, हिमांक से नीचे शीतल करना यानी ठंडा करना उसको कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से नीचे करना अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग कहलाता है। सुपर कूलिंग कहलाता है। दो धातुओं का सोलरण किसके गुण के कारण होता है। दो धातुओं का सोलरण किसके गुण के कारण संभव है। तो ये होता है असंजक जो बल होता है, असंजक बल के कारण, ऑप्शन डी। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन, भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत के योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। गैर संवैधानिक निकाय एक प्रकार का, इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती है, ये भी सही है। यानी कि सभी के सभी कथन सही है, इसलिए हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके बताइए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, नीचे कमेंट करिए। अमृतसर की संधि किनके बीच हुई। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। 1809 में अमृतसर की संधि, तो अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच, महाराजा रणजीत सिंह के बीच, अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 1809 में। यहाँ पे पढ़ेंगे कि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसे अमृतसर की संधि के रूप में जाना जाता है। इसने सतलज नदी को ब्रिटिश और रणजीत सिंह के बीच सीमा के रूप में तय किया था। नेक्स्ट प्रश्न, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें और यहाँ पे है कि कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं
सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये कब हुआ था? तो ये आपका 1803 में, ठीक है, 1803 में, ठीक है। इसके बाद सेकंड देवगांव की संधि, अच्छा ये भी 1803 में ही हुआ था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि पहले किसको रखना है, किस पहले ये हुआ या फिर देवगांव की संधि हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जो सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है ये हुआ था 30 दिसंबर को, दिसंबर 1830, 30 दिसंबर। जबकि देवगांव की संधि को याद रखना है कि 17 दिसंबर को हुआ था, 17 दिसंबर को, यानी दोनों दिसंबर में ही है, दोनों 1803 में ही है, तो ये याद रखना है। और बेसिन की संधि तो 1802 आप सभी को पता ही है। तो अगर हमें सजाना हो सबसे पहले, तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 आएगा, यानी स्टार्टिंग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी को टिक करेंगे कि 3। अब यहाँ पे 2 और 1 में से देखना होता, तो अगर कोई और ऑप्शन होता जो 3 से स्टार्ट हो, 1 2 इस तरह से रहता, तो फिर कन्फ्यूज़न हो सकता था। ऐसे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 3 सबसे पहले रखेंगे, 3 2 1। लेकिन अगर इस कंडीशन में कोई एक ऑप्शन रहता तो वहाँ पे गलती होने की चांसेस रहती। तो 3, इसके बाद रखेंगे हम 2, इसके बाद 1, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेट के साथ याद रखें। नेक्स्ट वन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध करीब 1817-18 में हुआ था और उस वक्त लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय था, क्योंकि 1813 से 1823 तक इन्हीं के समय में चल रहा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में रामसर साइट्स की सूची निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए, अगर वर्तमान में भारत में रामसर स्थल की बात करें तो 75 है, 75। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, जो कि करीब 14 रामसर स्थल तमिलनाडु से, और सेकेंड रैंक पे यूपी, यहाँ से 10 हो जाते हैं, ठीक है। और भारत ने रामसर स्थल जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 1 फरवरी 1982 को समझौता किया है, जबकि रामसर जो ये स्टार्ट किया गया था वो 1971 से स्टार्ट है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखें। डल झील इसके अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन बी। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। पश्चिमी घाट के जो हमारा, अगर भारत के मैप को इस तरह से ड्रॉ किया जाए तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा है, ये सब जो हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण, यानी मुंबई से गोवा तक के जो दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट। कोंकण का सबसे प्रसिद्ध जो द्वीप है गोवा द्वीप है। नेक्स्ट वन, अगला है, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पड़ोसी देशों के साथ जितने भी राज्य सीमा अपनी साझा होती है उनको याद रखिए, घुमा करके पूछा जाता रहता है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य अपनी सीमा साझा करती हैं, जिसमें से मणिपुर तो नहीं आता है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली समझ में आएगा। ट्रिक ये है कि मेघा अब मित्र, मेघा अब मित्र 5 राज्य, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम, ये 5 राज्य इसमें आते हैं, और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। दिसंबर 2021 में अस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो अस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में की गई थी प्रयाग में 1915, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सूची का विषय युग्म सुमेलित है? सुमेलित है, हमें ध्यान देना है। तो कृषि जो आता है वो गलत है, राज्य सूची के अंतर्गत होगा। मछली पालन, ये राज्य सूची सही है। कृषि आय पर जो कर लगेगा वह भी राज्य सूची के अंतर्गत। तो सही क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 2, केवल 2, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि तारे का रंग किसका सूचक होता है? तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो ध्यान रखिए, उसके ताप का सूचक होता है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि तारे का रंग ताप का सूचक होता है। वस्तुतः तारे
चमकती गैसों के पिंड जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जो तारा जितना अधिक चमकता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है, जबकि तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक इसमें लाइन जोड़ सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन होता है या फिर निम्न तापकी का अनुप्रयोग इनमें से किसमें होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो अंतरिक्ष यान में शल्यकर्म और चुंबकीय प्रस्थापन में किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी केचुआ। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि केचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलयित हो जाता है। केचुए को किसान के मित्र के रूप में हम लोग जानते हैं। यह मिट्टी को खाकर के मल के रूप में फास्फोरस युक्त मृदा निकालता है, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? पानी से भरी डाट लगी जो बोतल होती है जमने पर टूट जाती है। इसका कारण ये है कि पानी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, और यही कारण होता है कि ठंड के दिनों में जो पानी की पाइपलाइन होती है वो भी फट जाती है, क्योंकि पानी जब जमता है तो फैलता है और फैलने के साथ आयतन बढ़ता है और बढ़ने के साथ पाइप फट जाती है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क माना जाता है, और थोरियम पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है केरल में। ठीक है, केरल। तो ध्यान रखिए, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क माना जाता है। अब करंट की बात है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम क्या है? नया नाम क्या कर दिया गया? मुगल गार्डन का नया नाम हो गया अमृत उद्यान। अमृत उद्यान ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और आज की इस वीडियो का जो लाइक्स का टारगेट मैंने आपको बताया 349 लाइक्स। उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से आप इसको कर देंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगे डेली वीडियो लाने में। किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में नामित किया गया? किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। किस राज्य में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया? किस राज्य में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का भागीदारी देश कौन है? तो फरीदाबाद में ये लगता है आपका मेला, हरियाणा के। तो इसमें जो भागीदार देश हैं वो एससीओ यहाँ पे कहेंगे, एससीओ। ठीक है, एससीओ। अगला है कि भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35। 35 इज द करेक्ट आंसर। आखिरी प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तसो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? याया तसो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। देखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा याया तसो झील किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख इज द राइट आंसर। तो देखिए, यहाँ पे हमने 50 MCQ अच्छे तरीके से डिस्कस किया। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक क्यूज़ का प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन के रूप में भी जानते हैं? मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।